नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 28 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न दिए गए हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो आप जिस भी माध्यम के हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। WBC, प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर RBC। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है प्लाज्मा। बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं ब्लड की तो ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है, WBC होता है, RBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। यहां पर ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो देखिएगा ये जो डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर सेल आपको दिख रहा है ये क्या है, ये RBC है, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि आरबीसी को रेड कलर इंपार्ट कर रही है। ठीक है, रेड ब्लड सेल। यहां पर हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम द लंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, याद रखिएगा। और ये रेड कलर आरबीसी का इसी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए आरबीसी में ही लिखिएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बाद आप लिखिएगा यहां पर इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फंक्शन पूछा जाता है। अब यहां पर आपको WBC दिख रहा होगा, ये जो बी है ये कलरलेस होता है, ये कोई पिगमेंट नहीं होता है इसमें, ये कलरलेस होता है WBC। ठीक है, और यहां पर आपको प्लेटलेट्स दिख रहे होंगे। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहां पर देख लीजिए, प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं, प्लाज्मा एक लिक्विड है। ठीक है, जिसमें आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कैरीज ब्लड सेल थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, आरबीसी की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल की, तो इट कैरीज ऑक्सीजन टू योर बॉडी सेल। ठीक है, और यहां पर हीमोग्लोबिन मेन रोल प्ले करता है, आप लिख सकते हैं। WBC की बात जब हम करते हैं तो इट फाइट इंफेक्शन। ठीक है, इम्यूनिटी की बात यहां पर की जाती है। हमारा इम्यूनो स्ट्रक्चर जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो हमारा स्ट्रांग होता है अगर आरबीसी सही रहता है। आरबीसी घटने लगती है तो लोग में वो जो लड़ने की क्षमता होती है किसी भी बीमारी से, वो शरीर की कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स इट फॉर्म द ब्लड क्लॉट टू हेल्प स्टॉप द ब्लीडिंग इफ यू आर इंजर्ड। तो प्लेटलेट्स का मेन जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग का है। ठीक है, टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। ये चीज क्लियर हो गए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर दूसरे प्रश्न को देखिए क्लास, एक प्रश्न से और कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, जो संभावनाएं हैं वो मैं आपको बताते हुए चलती हूं। ये इकोनॉमी का प्रश्न है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डन टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक गुड बिकम चीपर इन द फॉरेन मार्केट। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात यहां पर की गई है। अवमूलन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, अगर घरेलू वस्तुएं जो हैं वो आपकी सस्ती हो जाएंगी फॉरेन मार्केट में, तो फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सस्ती होती है। ठीक है, आप मेड इन इंडिया लेने जाओगे तो आपको महंगा मिलेगा, बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। चाइनीज प्रोडक्ट देखोगे तो 20-30 रुपए में मिलेगा। आपको पता है ड्यूरेबिलिटी की बात आती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप चाइनीज सामान को खरीदते हो। ठीक है, और चाइना के कंटेक्स्ट में आपने अक्सर देखा होगा कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, ठीक है, जो चाइना की गवर्नमेंट है वो अक्सर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देती है। मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में खुद कम कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, उनका एक्सपोर्ट बढ़ता है। और इंपोर्ट की अगर बात करेंगे तो इंपोर्ट पर एक निगेटिव इंपैक्ट दिखता है। यहां पर ध्यान देना कि दोनों ही बिल्कुल सही है। ए आपका सही उत्तर है यहां पर। ठीक है,
ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्लास में आपको बता रही हूं। सबसे पहले डिवैल्यूएशन होता क्या है, जिनको नहीं पता है 1 मिनट सुन लो। करेंसी डिवैल्यूएशन होता क्या है? जब गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपनी करेंसी की जो वैल्यू है, जो परचेसिंग पावर है, उसको दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कम कर दे, तो हम कहते हैं उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया है। आपको दिख रहा है ना, डिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन, जो वैल्यू है अपनी करेंसी की, जो परचेजिंग पावर है अपनी करेंसी का, उसको दूसरी की करेंसी के कंपैरिजन में कम कर दे, मतलब थोड़ा सा अपनी करेंसी को वीक कर दे, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उसको हम करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं। और करेंसी डिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट है वो जानबूझकर करती है। क्यों? इससे इंपोर्ट जो होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो चीपर हो जाता है। अब एक्सपोर्ट चीपर कैसे हो जाता है? इनके यहां जो प्रोडक्ट बन रही हैं उनकी वैल्यू, ठीक है, फॉरेन मार्केट में घट जाती है, मतलब वो चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो फॉरेन मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। इंपोर्ट एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर कोई सामान $10 का मिल रहा है, कहां पर हम कहें कि अगर कोई सामान $10 का मिल रहा है आपको यूएसए में, और आपने इंडियन करेंसी को डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ही कम कर दिया है, तो वो सामान जब आपके मार्केट में आएगा, इंडिया के मार्केट में आएगा, तो वो बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो इसी वजह से आप सोचेंगे कि नहीं खरीदेंगे, छोड़ो, तो इंपोर्ट घट जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर अभी भी किसी को डाउट होता है तो मुझे बताइएगा जरूर। वैसे ये प्रश्न मैंने पहले के क्लास में भी डिस्कस किया है, डिवैल्यूएशन मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चल अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, डॉक्टर सत्यपाल किचलू की कैदी, मतलब इनको कैद किया गया सत्यपाल को। ठीक है, फिर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा क्लास, सबसे पहले किचलू ब्रदर्स जो थे, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और दूसरी चीज, उसके बाद 13 को 10 अप्रैल 1919 को इन्हें अरेस्ट किया गया था, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करेंगे, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, जो कि बाद में असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर दोनों आंदोलन एक साथ चले, तो ये आपका लास्ट में 1919 के लास्ट में, नवंबर में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हो गया, जो किचलू, सत्यपाल किचलू को क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था, फिर अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले 2, 1, 3 हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, 10 अप्रैल 1919 को, ध्यान दीजिएगा क्लास, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को कैद कर लिया गया था। आप ऐसे भी सोचिए, अब जैसे 1919 की घटना है, ये तीनों जो 1919 की घटना थी, लेकिन अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप आधुनिक भारत को प्रेशर के साथ पढ़ेंगे तब एग्जाम में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर के साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके लिए हल करना बहुत ही आसान है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1919 में कई चीजें हुई है। रॉलेट एक्ट आया है, रॉलेट सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं किचलू ब्रदर्स को, सैफुद्दीन किचलू को, जो किचलू ब्रदर्स है, सत्यपाल किचलू को, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। ठीक है, जलियांवाले बाग में कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित थे जो कि प्रोटेस्ट करने आए थे, क्योंकि उनके मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। प्लस कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग वैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर थी कि सत्यपाल जी को पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। और अगर आप देखेंगे 1920 की जब हम बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को, दोनों को मर्ज करके महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मैं 1 साल में स्वराज की प्राप्ति करा दूंगा। असहयोग आंदोलन में कहते हैं ना कि 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, क्योंकि 2 मेन असहयोग खिलाफत आंदोलन इसे कहा जा रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें दिख रही थी। तो क्लियर ही, अगर आपने चीजों को इस तरीके से पढ़ा है तो आपको चीजें हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलेगा। अब इसी प्रश्न में अगर रॉलेट एक्ट भी दे देता तब भी आप इस प्रश्न को कर लेते। आपको पता होता जलियांवाला बाग के पहले रॉलेट एक्ट आया है, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह आया है, फिर सत्यपाल किचलू
को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ है। बस समझ में आया? तो पढ़ाई इसी तरीके से आपको करनी है तो आपको याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था और ये आंदोलन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न मैंने शायद कल के टेस्ट में भी आपसे डिस्कस किया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, 5वें प्रश्न को देखिए यहां पे। टाइबर नदी डेल्टा कास्केड डेल्टा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए कास्केड डेल्टा का उदाहरण नहीं है टाइबर रिवर, ये बोला गया है। टाइबर नदी डेल्टा की अगर हम बात करें तो टायरेनियन सागर में, ये टायरेनियन सागर में गिरती है ये, ठीक है। तीसरा देखिए, यह नदी रोम शहर से गुजरती है। आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो जब हम टाइबर रिवर की बात कर रहे हैं तो ये कास्केड डेल्टा का एग्जाम्पल है। यहां पर क्या दिया गया, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कास्केड डेल्टा, जो कि गलत है, ठीक है। इस वजह से पहला गलत हो गया। टाइबर डेल्टा फ्लोज इनटू द टायरेनियन सी, ये बिल्कुल सही है। दिस रिवर फ्लोज टू द सिटी ऑफ रोम, ये भी सही है। तो 2, 3 आपका सही है, लेकिन पहला आपका गलत है। अब जो चीज एक्सप्लेन करने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सी आपका सही उत्तर है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो ये है टायरेनियन सी, ठीक है। मैंने आपको बताया है इटली तो आपको याद होनी चाहिए। अगर हम इटली को इस तरीके से ड्रॉ करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इटली को ऐसे ही साधारण तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मैं कह सकती हूं इधर कौन सी सी है, इधर एड्रियाटिक सी है, इधर एड्रियाटिक सी है, ठीक है। इस तरफ आप देखेंगे तो इधर टायरेनियन सी है, ठीक है, इधर आयोनियन सी है। बताओ क्लियर है? और अगर आप इधर देखेंगे, यहां पर इस मैप में देखिए, ये आयोनियन सी है, ये टायरेनियन सी है, ये एड्रियाटिक सी है, और ये इटली वाला पोर्शन है। ये क्या है? इटली है। और इटली में ही आप इधर देखेंगे ये कौन सी रिवर है? टाइबर रिवर है, ठीक है। और ये कहां जाकर फ्लो कर रही है? टायरेनियन सी में फ्लो कर रही है। इतनी चीजें याद रखिएगा, क्लास महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रही हूं। अब यहां पर आप ऐसे देख लीजिए, पहले वाले जो लाइन था उसमें क्या लिखा था कि टाइबर सी की जब हम बात करते हैं तो ये कास्केड डेल्टा का एग्जाम्पल नहीं है। कास्केड डेल्टा को समझिए, कास्केड डेल्टा जो होता है वे वेव डोमिनेटेड होता है और वहां पर कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलता है। ये क्या है? ये सेडिमेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, ये आपका वाटर है, ठीक है। तो इस वजह से सेडिमेंट इस तरीके से कलेक्ट होता है कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पर आपका फॉर्म हो जाता है। इसी को हम कास्केड डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और जब ये जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इसको हम बर्ड्स फूट कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कास्केड डेल्टा में जो वेव्स होती हैं वो डोमिनेट करती है और उनके डोमिनेट करने की वजह से कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और टाइबर सी इसका एग्जाम्पल है। जब हम बर्ड्स फूट की बात करते हैं तो रिवर डोमिनेंस होता है यहाँ पर, और चिड़िया के पंजे की तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब आप मिसिसिपी रिवर की बात करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है बर्ड्स फूट डेल्टा का, ठीक है। चिड़िया के पंजे की तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है रिवर डेल्टा से, ठीक है। आर्क्वेट डेल्टा की जब हम बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ वाटर भी है और ऐसे सेडिमेंट्स भी हैं। इसको हम आर्क्वेट डेल्टा कहते हैं, जहां पर वेव और रिवर दोनों की वजह से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, और ये हमारे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए अगर आपने आज तक इसको नहीं पढ़ा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस तरीके के भी प्रश्न देखने को मिले। नोट करना है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। Which one of the following is not correct regarding the natural vegetation of India? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में नहीं है? प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है। साल is found in
मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए क्लास, हम जब बात करते हैं सदाबहार वन की या पर्णपाती वन की, ठीक है, हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो सदाबहार वन है, जो साल भर हरे भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियों को कभी भी नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वनों की जब हम बात करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, पर्णपाती वन, जो कि एक समय में हमको पतझड़ देखने को मिलता है ना, और फिर जब पुनः बारिश आती है तो पेड़ फिर हरे भरे हो जाते हैं। एक समय उनको देखने में ऐसा लगता है पेड़ों को कि सूख गए, लेकिन बारिश आने के बाद सब फिर खिल उठते हैं, बोला जाता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, साल की अगर हम बात करें, जो साल वृक्ष है वो आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, साल वृक्ष देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसूरिना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, शंकुधारी मतलब इस तरीके का, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, चलो 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाया जाता है, ये गलत है। अगर हम 16 फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपको वेस्टर्न घाट की तरफ देखने को मिलते हैं केरल में, ठीक है, ना कि हिमालयन रीजन में। तो ये आपका गलत है, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 वन जो है वो मुख्यतः हिमालय नहीं, ठीक है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है केरल में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दक्षिण भारत के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है यहां पर, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हेल्ड इन कोलकाता इन 1940। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, आशुतोष मुखर्जी, जगदीश चंद्र बोस, जॉर्ज एवरेस्ट या फिर जेम्स थॉमसन। तो यहां पर आपका सही उत्तर है आशुतोष मुखर्जी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 17 जनवरी 1914 को कलकत्ता में हुआ था किसका, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या आपको याद रखना है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का जो पहला अधिवेशन था वो 1914 को कोलकाता में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 8वां प्रश्न देखिए, बड़ा है तो थोड़ा सा साइड में हो जाती हूं मैं। यहां पर दिया गया है आर्टिकल 371 से 371 जे की अगर हम बात करें तो इसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनसे रिलेटेड है ये। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैव टू सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल एंड स्टेट, बट द सिटीजनशिप इज सिंगल, ठीक है। अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत और यूएसए की अगर हम बात करें तो यहां पर संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सही है, ठीक है, स्टेट है और सेंटर है। संघीय ढांचा के बारे में मैंने आपको बताया है, फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ द पावर होता है, जो शक्ति है उसका वितरण होता है सेंटर, केंद्र और राज्यों के मध्य, सेंटर और स्टेट के मध्य, ये चीज आपको पता है। और भारत में भी हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। हमें लिस्ट जब हम देखते हैं, स्टेट लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसे हम कहते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है, यहां पर भी हमने डिवीजन ऑफ पावर की बात की है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक कहलाएगा, ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक कहलाएगा और भारत का भी नागरिक कहलाएगा, दो नागरिकता नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम यूएस की बात करेंगे तो वहां पर जो सिटीजन्स हैं उनको स्टेट की भी सिटीजनशिप दी जाती है और सेंटर की भी, ठीक है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हम भारत के ही नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजन की बात की है कि ये स्टेट ऑफ अमेरिका और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों में है, खाली ये भारत में के संविधान में है। यूएस में अगर हम देखेंगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता होती है, राज्य और केंद्र दोनों की मिलती है।
अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेशनलाइजेशन कैन बी नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। तो दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोई व्यक्ति जो देशी कारण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं हो सकता। नहीं, भारत की नागरिकता से आप वंचित हो भी सकते हैं, उसके भी कुछ प्रोविजंस हैं। पहला जो दिया गया है बिल्कुल सही है, 371A से 371 जे को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसमें कौन से सही है आपके बोला गया है, तो केवल एक ही सही है, डी आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेशनल पार्क दिए गए हैं और दिया गया है रिवर फ्लोइंग थ्रू दी पार्क। कौन कौन सी रिवर इन पार्क के आपकी फ्लो करती है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में गंगा नदी देखने को मिलती है, काजीरंगा में मानस बोला गया है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कावेरी नदी। तो बताइए यहां पर आपका कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अगर वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। क्लास 9वां प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गंगा नदी है? नहीं, यहां पर राम गंगा है, गलत है। काजीरंगा की जब हम बात करेंगे तो यहां पर मानस नहीं, गलत है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कावेरी नहीं, यहां पर तीनों ही आपके गलत है। कौन से सही है? कोई भी सही नहीं है, डी आपका उत्तर होगा। देखिए जब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वहां पर गंगा नदी नहीं, राम गंगा नदी देखने को मिलती है, राम गंगा नदी बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जो कि केरल में स्थित है, वहां पर कुंती पूजा नदी देखने को मिलती है, ठीक है। और जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे जो कि असम में है, ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सी नदी देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विटामिन डी। विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी की हम बात करते हैं, ठीक है। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है कैल्सीफेरॉल, बी आपका सही उत्तर है। विटामिन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो तैयार करके जाइएगा, रिपीट हो जाते हैं यहां से प्रश्न। हम सी की बात करते हैं तो ये एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका, डी में आपका कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक है। ए की जब हम बात करते हैं, ए की तो रेटिनॉल, B9 की जब हम बात करेंगे तो फोलिक एसिड, और विटामिन B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड तो परीक्षा के लिए पढ़ जरूर लीजिएगा, चाहे आरओ की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो। आने वाले क्लासेस में हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेंगे जहां से विटामिन के टॉपिक से प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका, ठीक है। यहां पर क्लास देख लो, जब हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस किया जाता है। कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न बनता है कि एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में आपके मेनली फोकस किया जाता है हेल्थ पर, एजुकेशन पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, तो ध्यान रखिएगा सही होगा। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बना है इसलिए मैं बता रही हूं आपको, हेल्थ पर, एजुकेशन पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस किया जाता है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे 1/3 न्यूट्रिशन की बात की जाती है, मोर्टेलिटी रेट की बात की जाती है, मैटरनल हेल्थ पे फोकस किया जाता है। एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस दोनों इंक्लूडेड होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ये सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यहां पर आप बस ध्यान दीजिएगा, जब भी एमपीआई की बात करेंगे तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीनों पर फोकस करेंगे। आगे देखते हैं 12वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वाइसरॉय को किस अधिकार से सशक्त किया गया था? ठीक है,
यहां पर बोला गया है 1861 एक्ट की बात की गई है। The power to issue ordinance during the emergency, the power to discuss the budget, to power to increase the number of legislative council members and power to dissolve the provincial assemblies। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए। 1861 की बात की गई है यहां पर, ठीक है। 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो थी वो गवर्नर को दी गई थी। यहां पर आपका ए जो है वो सही है। आज अगर हम देखें तो आज भारत में भी ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। हम बात करते हैं ना 123 आर्टिकल की। उसी तरीके से उस समय आपातकालीन स्थिति में गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति दी गई थी 1861 आर्टिकल के एक्ट के तहत। 13 प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है यहां पर। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? यहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, व्हाट वाज द इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये संख्या जो थी वो बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। सी आपका सही उत्तर है। 14 प्रश्न को देखिए। Which of the following is not a cold current? ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बेंगुला करंट या फिर पेरू करंट? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या है। अच्छा क्लास, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप मैप देखिए, यहां पर अभी हम डिस्कस करते हैं, यहां पर देखिए तो जो भी करंट जो है वो आपका पोल की तरफ से, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ से जो करंट का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द इक्वेटर है, तो वो एक कोल्ड करंट होगी। और जब करंट का डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेटर्स टुवर्ड्स पोल होगा तो वो आपकी हॉट करंट होगी। और मैंने आपको बोला था एक काम करिएगा, कोल्ड करंट पढ़ लीजिए तो आप आराम से हॉट करंट बता देंगे। कोल्ड करंट यहां पर देखो, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका में इधर आपको पेरू करंट दिख रही है, ये एक कोल्ड करंट है। इधर बेंगुला करंट दिख रही है अफ्रीका में, ठीक है, ये दिख रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट दिखेगा, एक तरफ आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट दिखेगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आपका एक कोल्ड करंट है और इधर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये हॉट करंट है, ठीक है, वार्म करंट है, याद रखिएगा। प्रश्न में यही पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट? तो कौन सा आपका कोल्ड करंट नहीं है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्लियर? तो बी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए, इधर लेब्राडोर देख लीजिए, ठीक है, और कैनारी। जब भी हम अफ्रीका की बात करें तो यहां याद रखिएगा बी और सी जो है वो कोल्ड करंट है, ठीक है, बेंगुला और कैनारी इधर, ठीक है, ये आपका कोल्ड करंट है। अगर आप ओशन इधर देखोगे तो ये अटलांटिक ओशन है, ऐसे भी याद रह सकता है, अटलांटिक ओशन। ए से अटलांटिक ओशन में बी और सी है, जिसमें हम अफ्रीका की बात करें, ए से अटलांटिक, ए से अफ्रीका, और अफ्रीकन कोस्ट में बी, बेंगुला और कैनारी इधर की तरफ, दोनों कोल्ड करंट है, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों कोल्ड करंट है। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें साउथ अमेरिका, तो ये जो बी ब्राजील है ये आपका हॉट करंट है। ऐसे थोड़ा सा याद करने का प्रयास करो, 2-3 बार रिवाइज करोगे क्लास, आपको याद हो जाएगा। मैं फिर एक चीज कहूंगी, रिवीजन बार बार करना जरूरी है, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब देखो, डिक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। तो अगर आप किसी बालू में पानी डालेंगे, बालू में पानी, तो आपको लगता है जो बालू है वो पानी को होल्ड कर पाएगा? नहीं होल्ड कर पाएगा ना, सोखता नहीं होल्ड कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे कम होल्डिंग पावर, तो पानी को होल्ड करने की पावर सैंड के पास ही होती है, ठीक है। उसकी में अगर हम देखेंगे स्लेट और फिर क्ले में अगर पानी डालो, क्ले से ही तो मूर्ति बनाते हो, तो उसमें तो पानी आपका होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तभी तो आप बनाते हो। फिर आपका सिल्ट हो जाएगा और उसके बाद सैंड हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। अगर आप थोड़ा सा भी इमेजिन कर पाएंगे ना तो आराम से ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न दीजिए, तो ये एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न भी हमने इंक्लूड किए हैं। हाँ, एक चीज आपसे कहना चाहूंगी,
कि हम लोगों को कुछ प्रश्न जो मुझे लग रहा है इंक्लूड करने चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न को बार बार रिवाइज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं तो नहीं याद रहता है, ठीक है। मेडुअल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में कौन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है याद ही नहीं रहता है, ठीक है, पुस्तकों के नाम ही नहीं याद रहते हैं। तो ये थोड़ी सी एक दो प्रश्न हम क्या करेंगे, हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा है क्लास, जीवन में अगर कभी भी आपको कोई भी टास्क बहुत बड़ा लगे तो निराश मत होइए, उस बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में आप देखेंगे 10, 20, 12 दिन के अंदर आपको मिडुअल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के जो डिफिकल्ट प्रश्न है वो भी आप सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन अगर एक ही दिन सोचेंगे कि आज ही पढ़ के सब खत्म कर दूं तो नहीं पॉसिबल है। अभी प्रीलिम्स में काफी लंबा समय है तो थोड़े थोड़े प्रश्नों को रोज देखेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आने वाले टेस्ट में हम इंक्लूड करेंगे। और भी अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं, क्या दिया गया है। Assertion है, A.O. Hume founded the Indian National Congress. He believed that the people of India would fight for their independence with the help of Indian National Congress. यहां पर देखो जो उत्तर है ये सी है आपका। अब जब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन की तो इसके पीछे भी 2-3 थियरीज हैं, ठीक है। एक सेफ्टी वॉल थियरी है। इस प्रश्न का तो आंसर सी है, पहले इसको देख लो नहीं तो कहोगे कि मैम उत्तर नहीं दिया आपने। क्या है उत्तर आपका सी है। हाँ, A.O. ह्यूम को हम फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, लेकिन थियरीज के अकॉर्डिंग दो व्यूज है। एक व्यू कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भारतीयों के लिए किया गया था, एक गुट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली थी 1857 के रिवॉल्ट जैसी, जिसकी की भनक एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को A.O. ह्यूम को मिल गई थी। और इतनी बड़ी क्रांति को सप्रेस करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया, जिसको कि हम सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं। जैसे अगर कुकर है, ठीक है, कुकर में प्रेशर बहुत बढ़ जाए और उसमें सेफ्टी वॉल्व ना हो तो कुकर फट भी सकता है। उसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया सेफ्टी वॉल्व की तरीके से। जो भी प्रेशर बन रहा है भारत में, जो भी एक बहुत बड़ी क्रांति उभरने वाली है, उस क्रांति को पहले से ही सप्रेस कर दो, प्रेशर को रिलीज कर दो आईएनसी के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो ये चीज कुछ लोग कहते हैं, जैसे लाला लाजपत राय ने कहा सेफ्टी वॉल्व है, ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों ने कहा। तो A.O. ह्यूम ने बोला गया कि उनको भनक थी कि फिर से 1857 की क्रांति ना रिपीट हो जाए, इस वजह से आईएनसी का गठन किया गया। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। Which of the following fundamental right enshrined in this Constitution of India are available only to the citizen of India? क्या लिखा है? खाली भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। Protection of right to freedom of speech, protection of life and personal liberty, prohibition of discrimination, equality of opportunity, ठीक है। अब समझो आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें, इसमें क्या बोला गया है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इमेजिन करो यहां पर खाली सिटीजन्स को नहीं, फॉरेनर्स को भी आपने ये इक्वालिटी दे दी आर्टिकल 16 की। तो अब बाहर के लोग आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे और कहेंगे हमें भारत में नौकरी का अधिकार है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, फंडामेंटल राइट में है, हमारे लिए भी अवेलेबल है। तो ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। हमारे यहाँ ही नौकरियों की कमी है लोगों के लिए, हम बाहर के लोगों को कहां से नौकरी देंगे? तो ये मौलिक अधिकार जो है 16th वाला कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉरेनर्स को नहीं है। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की बात है, आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये खाली भारतीयों को के पास है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। There shall be no discrimination on the basis of caste, creed, sex, race, place of birth. ये चीज बोली गई है। तो खाली इंडियंस के लिए बोली गई है, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं बोली गई है। फॉरेनर्स के लिए तो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये इंडियंस को खाली अवेलेबल है, सिटीजन्स को। तो ये दोनों। फिर देखिए आप यहाँ पर
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो आप किसी फॉरेनर को भी दोगे भाई, उसे क्या है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, उसकी भी तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आप करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि खाली जो भारतीय सिटीजन्स हैं उन्हीं को आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दोगे, कोई बाहर से आया भारत तो आप उसको मार वार दोगे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो है दोनों को दिया गया है। कॉमन सेंस की बात है, दो को एलिमिनेट कर दो, यहां पर और अब ये बचा है, एक देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है उन लोगों को, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the above are the source of major greenhouse gas methane? मीथेन कहां से आपकी एमिट होती है, ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बहुत ही फेवरेट प्रश्न होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस में आपका वाटर वेपर भी आता है जो कि एक नेचुरल गैस है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर को देखे कि नहीं ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर कैसे आ गया। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रखिएगा वाटर वेपर, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। परीक्षा में प्रश्न मीथेन से कई बार पूछा गया है, मीथेन का सोर्स क्या क्या है, तो जब राइस कल्टीवेशन होता है, वेटलैंड, ये सब यहां से मीथेन गैस आपकी प्रोड्यूस होती है, लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो देखो पैडी फील्ड, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स, वेटलैंड, ये सारे सोर्स हैं मीथेन गैस के, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस इजिप्टी, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, आसान प्रश्न है। 20वां प्रश्न देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, ब्रिटेन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है, ब्रिटेन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है आईएमएफ और आईबीआरडी को, ठीक है। आईएमएफ, ध्यान दीजिएगा क्लास, आईएमएफ और आईआरबीडी को, ठीक है, आईबीआरडी को, सॉरी यहां पर इसको सही कर दूं मैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा इसको, आईबीआरडी को, जिसका की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। आईएमएफ के गठन की अगर हम बात करें तो आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स के 1944 के समझौते के तहत हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी वजह से हम इन्हें ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, विद रेफरेंस टू द मलाई पंडारम जनजाति, ठीक है, ट्राइब्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ कर्नाटका एंड इट मेनली इनहैबिट द सबरीमाला हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट। मैं इसको साइड में हो जाती हूं, अभी आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है जनजातियों से रिलेटेड जो प्रश्न आपके हैं, चाहे भारत के कंटेक्स्ट में चाहे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको एक जगह नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब क्लास। आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मुझे बताइए, 21वां प्रश्न है ये, पढ़िए क्लास। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, ठीक है। क्यों डी है मैं आपको बता देती हूं, जब हम मलाई पंडारम जनजाति की बात करेंगे तो ये केरल में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये जो जनजाति है वो केरल राज्य के पहाड़ी एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर आपका डी जो है वो सही उत्तर है। मलाई पंडारम जनजाति केरल की एक अनुसूचित जनजाति है। यह जनजाति अपनी प्रारंभिक अर्थ खाना बदोश जीवन शैली के लिए जानी जाती है। यह जनजाति मुख्यतः केरल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से कोल्लम व पट्टनमथिट्टा जिले के सबरीमाला पहाड़ी जंगल में निवास करती है, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है यहां पर। With reference to the Sikkim, considered the following statement. At the time of independence, Sikkim was ruled by Chogyal dynasty. It was granted the status of 22nd state by the 35th. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंट मैं आपको दे रही हूँ। 35th Constitutional Amendment Act 1974 and third one is special provision related to Sikkim are mentioned in Article 371 FE. चलिए बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था, अगर आप स्टेटमेंट 2 देखेंगे तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को स्टेटस ग्रांट किया गया था 22nd स्टेटहुड का। ठीक है, यहां पर सेकंड आपका गलत है, और मैंने अगर हिंट जब आपको दिया था आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इस प्रश्न के सही उत्तर पर आ गए होंगे। तो 2 जहां पे भी है उसको काट दीजिए, उत्तर सही क्या है, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आसान प्रश्न था ये। अच्छा क्लास, यहां पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या दिया गया था, सबरीमाला हिल्स में, लेकिन वेस्टर्न घाट वहां पर होगा। ठीक है, ईस्टर्न घाट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इस वजह से वो गलत था। अब अगला देखते हैं, यहां पर 23rd प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। बास स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट और फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट मैं आपको हर क्लास में रिवाइज कराती हूं, तो पहले रिवाइज कर लो। पेपर में यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। देखो ये आपको बास स्ट्रेट दिख रहा होगा। ठीक है, बास स्ट्रेट कहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपको बास स्ट्रेट दिख रहा है। अब इसमें देखो, बास स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। ठीक है, नीचे जब हम देखेंगे तो तस्मानिया है। ठीक है, यहां पर देखो ये तस्मानिया है, इधर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है तस्मानिया सी, ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर कौन सा स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट है, आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। ठीक है, अब डेविस स्ट्रेट देखो, यहां पर कोई भी चीज देखते हो मैप में तो ज्यादा समय तक याद रहती है। यहां पर देख लो, ये है डेविस स्ट्रेट, दिख रहा है, ये डेविस स्ट्रेट है, इधर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है। अब यहां पर आओ, प्रश्न में देखो, डेविस स्ट्रेट जो है कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है। 1 मिनट, ये तो आंसर ही आ गया। डेविस स्ट्रेट जो है वो कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है। बी का 4th आंसर तो आप लोग ने देख ही लिया, वो आंसर खुला हुआ था। ठीक है, तो बी का 4th, ए का सेकंड, बी का 4th। डोवर स्ट्रेट की बात करेंगे तो डोवर स्ट्रेट भी एक बार देख लो आप, ए आपका सही उत्तर है। यहां पर ये देखो, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, इधर आपको फ्रांस दिख रहा है, बेल्जियम दिख रहा है, इधर आपको इंग्लैंड दिख रहा है। तो डोवर स्ट्रेट जो है वो यूके को फ्रांस से अलग कर रहा है। ठीक है, फिर फ्लोरिडा की बात करेंगे तो ये यूएसए को क्यूबा से अलग कर रहा है। थोड़ा थोड़ा 5-6 स्ट्रेट को रोज रिवाइज करोगे तो एग्जाम तक एकदम याद हो जाएगा, पैनिक वाली कंडीशन नहीं रहेगी। मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूं आपको। यहां पर बास स्ट्रेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रहा है, क्लियर रखना। ठीक है, फिर इधर हमने डेविस स्ट्रेट की बात की, ठीक है, जो कि ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, फिर इधर देखो, ये डोवर स्ट्रेट है जो कि इंग्लैंड को किससे अलग कर रहा है, फ्रांस से अलग कर रहा है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट भी कर रहा है। 24th प्रश्न देखो, यहां पर 24वां प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। पढ़िए क्या लिखा है। इंडिया सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन साबरमती रिवर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आपका साबरमती नदी पर है, बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया गया है भवानी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। फिर दिया गया है इंडिया मयूराक्षी इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू चंबल रिवर। फिर माताटीला प्रोजेक्ट इन इंडिया इज रिलेटेड टू बेटवा रिवर। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको सही उत्तर बताना है। कई बार परीक्षा में यह चीज पूछी गई है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो साबरमती रिवर पे लोकेटेड है, नहीं, ये सबसे आसान है, ये नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, नर्मदा पर। ए को एलिमिनेट कर दो, 1 को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ध्यान दो, 1 को एलिमिनेट कर दो। फिर अगर हम बात करेंगे भवानी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये तमिलनाडु में इरोड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, सही है।
इसमें कोई भी चीज आपकी गलत नहीं। भारत में माता टीला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये बेतवा नदी पर है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारत की मयूराक्षी सिंचाई परियोजना जो है वो आपकी किस पे है? हुगली नदी पर है। ठीक है, हुगली की सहायक नदी मयूराक्षी पर है, ना कि चंबल पे है। क्लियर हो गया होगा यहां पर। तो ये आपका क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, ये सही है, ये सही है। माता टीला बेतवा नदी पर बिल्कुल सही है। ठीक है, भवानी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। इंडियाज मयूराक्षी की अगर हम बात करेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो ये आपकी किस पे? मयूराक्षी नदी पर है, जो कि हुगली की ट्रिब्यूटरी है। तो ये गलत है। इनमें से सही का चुनाव आपको करना था, तो कौन सा सही है? 2 और 4, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहां पर, हु among the following presided over all party Muslim conference held in Delhi on 31st December 1928? बताइए, 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहां पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने की थी। और ये आज की क्लास का 25वां आखिरी प्रश्न है क्लास। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है यहां पर। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। याद रखिएगा, जब भी मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में। ठीक है, सलीमुल्लाह खान और आगा खान का नाम याद रखिएगा उसके लिए भी। 1916 की अगर हम बात करेंगे तो 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। किसके किसके मध्य? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। ठीक है, जिसमें पृथक निर्वाचन की बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, फाउंडिंग मेंबर्स में मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर्स में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं सम्मिलित है। कभी परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और प्रश्नों की संख्या धीमे धीमे अभी बढ़ाएंगे, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अभी काफी लंबा समय है तो इसलिए थोड़े थोड़े प्रश्नों को डिस्कस कर रही हूं। जैसा कि मैंने पहले के टेस्ट में भी आपसे कहा है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को अब इंक्लूड करेंगे, थोड़े थोड़े प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे ताकि एंशिएंट हिस्ट्री भी आपका रिवाइज होता जाए। और भी किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे दिमाग में करंट अफेयर और एंशिएंट हिस्ट्री है, क्योंकि आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है, तो आने वाले क्लासेस में आपको दिखेंगे भी वो प्रश्न। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि खुद पर विश्वास रखिए। ठीक है, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास। आपका दिन मंगलमय हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच क्लास।